स्वागत है एक और बिल्कुल नए वीडियो में। सिस्टम डिज़ाइन में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे आपके सिंक्रोनस सिस्टम्स ब्रेक होने लग जाते हैं। आपका बैकएंड स्केलेबल है, सर्विसेज स्टेटलेस हैं, लोड बैलेंसिंग है, डेटा रेप्लिकेशन है, शार्डिंग है, रेट लिमिटिंग सब कुछ है आपके आपके सिस्टम में। लेकिन फिर भी आपका सिस्टम स्लो है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिंक्रोनस सिस्टम्स में हर रिक्वेस्ट को इमीडिएटली प्रोसेस करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए आपका सिस्टम ब्रेक हो रहा है और सिस्टम स्लो है। तो आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कैसे हम इस सिंक्रोनस सिस्टम्स को ब्रेक करके एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग की तरफ जा सकते हैं एंड कैसे हम मैसेज क्यूज़ इन सिस्टम डिज़ाइन यूज़ करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊँगा कि मैसेज क्यूज़ कैसे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में यूज़ होती हैं, हाई लेवल क्या है, लो लेवल क्या है, सब कुछ देखेंगे हम डिटेल में। एंड मैं ये गारंटी देता हूँ कि मैसेज क्यू पे इससे अच्छा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। बस अंत तक साथ में बने रहना। तो यार सबसे पहले ये समझ लो मैसेज क्यू क्या है? देखो, अगर नाम से डर लग रहा है तो बिल्कुल मत डरो, आसान सी चीज़ है। मैसेज क्यू बस एक बफर है जो कि टेम्परेरीली हमारी रिक्वेस्ट को स्टोर करके रखता है, ठीक है? हमें सारी रिक्वेस्ट जल्दबाजी में एक के बाद एक इमीडिएटली प्रोसेस नहीं करानी है, हम टेम्परेरीली अपनी रिक्वेस्ट को स्टोर करके रखेंगे, इसलिए मैसेज क्यू यूज़ होता है। इट्स जस्ट लाइक अ बफर, ठीक है? तो ये तो हो गई बहुत ही वेग, बहुत ही रॉ ऊपर-ऊपर की डेफिनिशन। अब आओ समझते हैं डिटेल में कि मैसेज क्यू क्या है और अभी दिक्कत क्या आ रही है हमारे सिस्टम में। तो देखो, अभी हमारा सिस्टम कुछ इस तरह का दिखता है ना? अब यहाँ पे एक हम साइन अप का लॉजिक पकड़ते हैं और देखते हैं कि ये लॉजिक कहाँ फटेगा आगे जाके। यूज़र पहली बार आया, उसे लॉगिन या साइन अप करना है, तो उसने सबसे पहले साइन अप वाला एंड पॉइंट हिट किया। अब हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले देखें उसे इंसर्ट कराएँगे डीबी में, उसके बाद एक हम उसे वेलकम ईमेल भी भेजेंगे कि हाँ भाई आप साइन अप हो चुके हो। एक टोकन और या फिर सेशन आईडी जनरेट होगा बैकएंड में और फिर ये उसे रिस्पॉन्स में मिल जाएगा। तो उसे रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है? अब ये सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। अभी आपके सिस्टम पे 10, 15, 100 यूज़र्स हैं और ये सब एकदम बढ़िया चल रहा है। और ये अभी सिंक्रोनस प्रोसेसिंग हो रही है। मतलब कि एक के बाद एक चीज़ें चलेंगी। सबसे पहले इंसर्ट होगा, फिर एक वेलकम का मेल जाएगा, फिर टोकन जनरेट होगा और वो सब रिस्पॉन्स में वापस कर दिया जाएगा यूज़र को। ठीक है, अब हमें इतनी बात बड़े आराम से समझ में आती है कि एक के बाद एक के बाद एक सब चलेगा, बहुत मस्त, एकदम बढ़िया। अब भैया इतना आसान तो नहीं होगा ये, अब आपने पूरा एक अलग से वीडियो बनाया है, तो ये इतना आसान तो नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अब बड़ी ध्यान से सुनना। चलो सबसे पहले रिक्वेस्ट आई, डीबी में इंसर्ट हो गया। अब बात आती है ये वेलकम ईमेल भेजने की बात। आप इसे बड़े ध्यान से समझना। जब भी आप ईमेल भेजते हो अपनी सिस्टम से किसी 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 के पास, तो होता क्या है? आप एक एक्सटर्नल ईमेल डिपेंडेंसी यूज़ करते हो। जनरली एक्सटर्नल ईमेल डिपेंडेंसी ही यूज़ की जाती है। या तो आप वो अमेज़न एडब्ल्यूएस की यूज़ करोगे या कोई और ईमेल सर्विस यूज़ करोगे, लेकिन कोई थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी ही यूज़ करोगे। तो अब होता क्या है कि आपकी रिक्वेस्ट आई यहाँ पर सर्वर तक। अब सर्वर से वो अब सर्वर से डीबी में गई। डीबी के बाद वो वापस यहाँ पर आए और फिर क्या हुआ, फिर हम एक एक्सटर्नल ईमेल सर्विस पे गए। ये मान लो ये वो एक्सटर्नल ईमेल सर्विस है। अब होगा क्या? अब या तो ये ईमेल सर्विस डाउन हो गई या फिर ये ईमेल सर्विस स्लो हो गई। ऐसा हो सकता है ना, या तो ये डाउन हो सकती है या तो ये स्लो हो सकती है। तो अब अगर ये डाउन है, ये स्लो है और हमारी प्रोसेसिंग कैसी है? हमारी प्रोसेस है सिंक्रोनस, एक के बाद एक ही चलेगा। अब हमारा पूरा जो फ्लो है वो यहाँ पे जाके रुक गया। थोड़ा सही से बना देते हैं। हमारा जो पूरा फ्लो है वो यहाँ पे जाके रुक गया। अब ना तो टोकन जनरेट हो पाया, ना ही रिस्पॉन्स मिल पाया, ठीक है? तो यूज़र ना साइन अप ही नहीं कर पाया, हमारी साइन अप की फंक्शनैलिटी ही ब्रेक हो गई, ठीक है? बात समझ में आती है। अब लेकिन ये तो है नॉर्मल बात। अब जब आपका सिस्टम हो गया है स्केलेबल, आपके सिस्टम में काफ़ी ट्रैफ़िक आने लगा है, तो साइन अप की प्रोसेसिंग क्या होगी? साइन अप की जो रिक्वेस्ट होंगी वो ऐसा तो है नहीं कि 1 या 2 रिक्वेस्ट आएगी। हो सकता है कि 10,000 रिक्वेस्ट्स पर मिनट आ जाएँ। अब हमारे पास साइन अप की रिक्वेस्ट आ रही है 10,000 रिक्वेस्ट पर मिनट। अब देखो है होता क्या है, ये जो ईमेल की सर्विस है ना, थर्ड पार्टी सर्विसेज़ हैं, इन्होंने लगाई होती है रेट लिमिटिंग। जैसे मान लो कि इन्होंने रेट लिमिटिंग लगाई है कि हम 20 ईमेल ही भेजेंगे पर मिनट, ठीक है? अब आपकी तो पर मिनट 10,000 रिक्वेस्ट आई हैं। आपके 10,000 रिक्वेस्ट आई, डीबी में इंसर्ट हुआ पूरा डेटा और वो गया ईमेल सर्विस के पास। ईमेल सर्विस पर 10,000 रिक्वेस्ट हिट करी। उससे लगा कि ये तो स्पैम हो गया और उसने सबको कर दिया ब्लॉक और ईमेल सर्विस फिर 1 मिनट के लिए हो गई डाउन।
अब जब 1 मिनट के लिए डाउन हो गई ईमेल सर्विस आपकी, तो आपका ये साइन अप का लॉजिक तो चला ही नहीं, है ना? यूज़र कहेगा कि हम तो साइन अप ही नहीं हो पा रहे हैं और भाग जाएगा यूज़र। तो आप देख रहे हो, कितनी छोटी-सी एक चीज़ साइन अप, लॉगिन सिर्फ़ यही नहीं चल पा रहा है क्योंकि हमारा सिस्टम सिंक्रोनस है। बात समझ में आती है? किसी हम थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी या हो सकता है ये आपकी ही डिपेंडेंसी हो, लेकिन ईमेल है, ईमेल प्रोसेस जनरली थोड़ा स्लो होता है, इतना फ़ास्ट नहीं होता है। तो आपकी डिपेंडेंसी हो, थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी हो, अगर ये थोड़ा-सा भी स्लो है, थोड़ा-सा भी यहाँ पे बॉटलनेक है, तो हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते। सिंक्रोनस सिस्टम हमारा यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है? तो इतनी बात हमें समझ में आती है। ये तो हम समझ चुके हैं कि सिंक्रोनस प्रोसेसिंग क्यों सही नहीं है, क्यों वो ब्रेक हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें करनी है एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग। अब बात तो आप समझ गए होंगे, देखो सिंक्रोनस है खराब, एसिंक्रोनस कैसे होगा देखो। सबसे पहले रिक्वेस्ट आई, तो हमने कर दिया उसे इंसर्ट इन डीबी, राइटिंग पे कोई कमेंट नहीं करेगा। अब डीबी में इंसर्ट हो गया। अब जब डीबी में इंसर्ट हो गया, तो हमने क्या किया, हमने ईमेल के लिए वेट नहीं कराया। ये एक पूरी रिक्वेस्ट है ना? ये एक रिक्वेस्ट है। हमने ईमेल के लिए वेट नहीं करा। हमने क्या किया, हमने जो अब ईमेल वाला काम है, हमने वो एक क्यू में पुश कर दिया। क्यू में हो सकता है एक मैसेज पहले से पड़ा है, हमने एक और डाल दिया, ठीक है? अब ये मैसेज क्या करेगा मैं आपको डिटेल में समझाऊँगा अभी, ठीक है? हमने ये डाल दिया यहाँ पर और हमने इसका वेट नहीं किया, हम आगे बढ़ गए, हमने टोकन जनरेट किया और यूज़र को रिस्पॉन्स दे दिया। देखो, सिर्फ़ इन 3 स्टेप से हमारा यूज़र लॉगिन हो चुका होगा क्योंकि डीबी का काम हो गया है, टोकन का काम हो गया है, रिस्पॉन्स मिल गया है और सब कुछ ये फ़ास्ट हुआ है तो यूज़र भी खुश है और टेक्निकली वो लॉगिन हो गया है। बस हाँ, उसे कन्फर्मेशन मेल नहीं गया है, वेलकम मेल नहीं गया है कि वो लॉगिन हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन आजकल कोई वेलकम मेल का इतना ज़्यादा वेट करता भी नहीं है। तो हम ये देख सकते हैं कि हाँ, हम ये यहाँ पे कह सकते हैं कि वेलकम जो ईमेल वाली जो फ़ंक्शनैलिटी है, उसे हम एसिंक्रोनस कर देंगे, है ना? उसका जो डिले है उसके लिए बाकी सर्विसेज़ वेट नहीं करेंगी। तो अब ये चलेगा कैसे? देखो, जैसे ही ये पहली रिक्वेस्ट आई, तो जो ये वाला जो ईमेल वाला टास्क है, ये हमने क्यू में कर दिया पुश। क्यू में पुश कर दिया एज़ अ मैसेज। अब क्यू में मल्टीपल मैसेजेस होते हैं। एक मैसेज ये है, एक मैसेज ये है, ठीक है? जो ये वाला साइड होता है, यहाँ पे हमारा एक सर्वर होता है, जिसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर। ये टर्मिनोलॉजी ध्यान से सुन लेना। जिसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर और यहाँ पे हमारे होता है कंज़्यूमर, ये भी एक सर्वर होता है। इसे हम वर्कर भी बोल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब होगा क्या? हमारी पहली रिक्वेस्ट आई तो उसने ये कह दिया, उसने यहाँ पे एक मैसेज पुश कर दिया। इस मैसेज में क्या लिखा है? इस मैसेज में एक कोई ऐसा फ़ंक्शन लिखा होगा, जैसे मान लो इस मैसेज में लिखा होगा कि सेंड ईमेल, सिर्फ़ ये टास्क लिखा होगा, ठीक है? तो ये मैसेज इसमें जाके स्टोर हो गया। अब कंज़्यूमर ने ये मैसेज उठाया, सेंड ईमेल की फ़ंक्शनैलिटी उसने ट्रिगर की, यहाँ पे उसने जो उसकी ईमेल वाली सर्विस है, वो कनेक्टेड है यहाँ पे और ईमेल यहाँ पे हमारा चला गया, ठीक है? अब हुआ क्या? यूज़र लॉगिन तो पहले ही हो चुका था, लेकिन ये जो पूरा काम है ईमेल भेजने वाला, ये काम बाद में किया है हमने, है ना? इसके लिए हमारी ये साइन अप वाली फ़ंक्शनैलिटी रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है? तो अब यहाँ से आपको ये बात समझ में आती है कि यहाँ से हमने जो ये ईमेल है, इसे एसिंक्रोनस कर दिया है। ये बाकी टास्क में अड़चन नहीं डालेगा, ये रुकेगा नहीं। ईमेल बाद में चला जाएगा, ये वाला काम हम ऐसे कर लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने ईमेल भेजा। अब बड़े ध्यान से सुनो, अब मैं क्यू को थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। ये सब कुछ कर देते हैं इरेज़। देखो क्यू काम कैसे करता है। क्यू की एक साइड होता है हमारा प्रोड्यूसर, ठीक है? और एक साइड होते हैं हमारे कंज़्यूमर। कोई भी ऐसा टास्क जो कि हमें एसिंक्रोनसली कराना है, जो कि हमें तुरंत नहीं करवाना है, उसे हम डाल देंगे क्यू के अंदर, ठीक है? यहाँ से कोई टास्क आया, वो क्यू के अंदर चला गया। जैसे पहला टास्क गया था, अब दूसरा टास्क चला गया क्यू के अंदर। अब कंज़्यूमर क्या करेगा? कंज़्यूमर वन बाय वन इस टास्क को या फिर इस मैसेज को उठाएगा और उसे एग्ज़ीक्यूट करा देगा, ठीक है? यहाँ पे हमें बात समझ में आती है और एक कंज़्यूमर और प्रोड्यूसर ये कुछ नहीं है, ये भी अपने आप में एक सर्वर्स ही हैं। इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो आपको क्या लगा क्यू क्या है? क्यू कुछ नहीं है यार, क्यू बस एक बफर है जो कि टेम्परेरीली हमारे मैसेजेस को या फिर हमारी रिक्वेस्ट को स्टोर करके रखता है और फिर जैसे-जैसे सुविधाजनक होता है उसे वैसे-वैसे वो एग्ज़ीक्यूट करा देता है।
तो ये हो गई बहुत ही हाई लेवल डेफिनेशन ऑफ हाउ क्यूज़ वर्क। लेकिन क्यूज़ ना असलियत में इतने सिंपल भी नहीं होते हैं। डिटेल में बात करते हैं कि क्यूज़ इतने सिंपल क्यों नहीं होते हैं, इनमें क्या दिक्कतें हैं? देखो, अब हम उतरेंगे क्यूज़ के थोड़े लो लेवल डिज़ाइन पे। वो तो जो भी हमने अभी पढ़ा वो एक हाई लेवल डिज़ाइन था। अब देखो क्यू 2 तरह की होती हैं हमारी, एक पुश बेस्ड क्यू, एक पुल बेस्ड क्यू। बात करते हैं पुश क्यूज़ की। देखो, पुश क्यूज़ में क्या होगा, कुछ चीज़ें कॉमन रहेंगी, कुछ चीज़ें तो हमेशा क्यूज़ में कॉमन ही होती हैं। और वो क्या है? वो है एक क्यू, एक प्रोड्यूसर और यहाँ पे कंज़्यूमर। कंज़्यूमर को हम बोलेंगे वर्कर, क्योंकि जनरली टेक्निकली इसे वर्कर ही बोला जाता है। और यहाँ पे है प्रोड्यूसर। अब मैंने जैसे आपको ऊपर बताया कि एक प्रोड्यूसर है, एक कंज़्यूमर है। कंज़्यूमर एक नहीं होते हैं, रियल वर्ल्ड में कंज़्यूमर होते हैं बहुत सारे, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं कंज़्यूमर। तो हम वैसा ही कुछ एग्ज़ाम्पल लेंगे यहाँ पर भी। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ़ एक वर्कर के बारे में नहीं सोचेंगे। अब मान लो है हमारे पास हैं 3 वर्कर्स और रिक्वेस्ट भी इन तीनों वर्कर्स पे जा सकती है। तो भाई बिल्कुल। अब देखो पुश बेस्ड क्यूज़ में क्या होता है, मान लो कि यहाँ पे हमारे पास कुछ मैसेजेस पड़े हैं। अब हमें इन वर्कर्स के पर्सपेक्टिव से सोचना है कि पुश होगा, क्या होगा, कैसे होगा? देखो, सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई वर्कर आता है, तो वो इस क्यू को एक रजिस्टर रिक्वेस्ट भेजता है। रजिस्टर रिक्वेस्ट भेजता है। इस रजिस्टर रिक्वेस्ट में क्या होता है, जो क्यू है वो अपने इंटरनल डेटाबेस में, क्योंकि क्यू भी एक सर्विस है ना, कोई थर्ड पार्टी सर्विस है, तो वो अपने इंटरनल डेटाबेस में इस सर्वर को या इस वर्कर को स्टोर कर लेती है। मान लो ये है 1, 2, 3, तो इस रजिस्टर में स्टोर हो गया कि हाँ, 1 वर्कर है, ऐसे 2 भी भेजेगा 2 है, ऐसे ही 3 भी भेजेगा हाँ 3 है। अब इससे इस क्यू को पता चल गया कि कितने वर्कर्स हैं जो कि हमारा मैसेज रीड कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है? तो यानी कि इन वर्कर्स ने अपने आप को रजिस्टर कर दिया इस क्यू के पास। ठीक है? इतनी बात हो गई। अब क्यू एक चीज़ और यूज़ करती है। क्यू यूज़ करती है हार्ट बीट का कॉन्सेप्ट। इस हार्ट बीट के कॉन्सेप्ट में क्या होता है? क्यू ये कहती है इन वर्कर से कि हर 1 मिनट में या फिर हर 2 मिनट में, जो भी टाइम है, आप मुझे एक रिक्वेस्ट भेजोगे। बस मुझे पिंग कर दोगे, एक कोई भी रिक्वेस्ट भेजोगे। अब हर मिनट ये वर्कर्स इस क्यू को रिक्वेस्ट भेजेंगे और किसी भी मिनट ऐसा हुआ कि अगर उस वर्कर से रिक्वेस्ट नहीं आई, तो क्यू उसे डेड घोषित कर देगी। अब जैसे मान लो कि 2 मिनट बीत चुके हैं, लेकिन इस थर्ड वाले जो भी वर्कर है, इससे कोई रिक्वेस्ट नहीं गई है इस क्यू के पास, कोई भी पिंग नहीं गया इस क्यू के पास। तो ये जो हमारा वर्कर है, ये हो जाएगा डेड। इतनी बात हमें समझ में आती है, ये वर्कर हमारा डेड हो गया और जो कि होना भी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये वर्कर डेड है, क्यू को पता ही नहीं है, क्यू ने इसे मैसेज भेज दिया, लेकिन मैसेज तो एग्ज़ीक्यूट ही नहीं हुआ, है ना? ये भी हो सकता है। इसलिए ये हार्ट बीट का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। तो अब वर्कर्स ने अपने आप को रजिस्टर कर दिया है, सारे वर्कर्स एक्टिव हैं, हार्ट बीट से ये पता चल चुका है। अब क्या होगा? अब देखो, अब मेन बात निकल के आती है। अब क्योंकि ये पुश बेस्ड क्यूज़ हैं, तो ये यहाँ पे सारा कंट्रोल ना ऑटोमैटिकली इस क्यू के पास है। सारा कंट्रोल इस क्यू के पास है, आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है एज़ अ डेवलपर। ये क्यू क्या करेगी, ये क्यू इस किसी भी सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेज देगी। ये जो मैसेज है, मान लो ये वाला जो मैसेज है, ये मैसेज यहाँ पे चला गया। अब ये मैसेज यहाँ पे गया, ये वाला जो वर्कर है इसे एग्ज़ीक्यूट करेगा और ये मैसेज एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा, बढ़िया, और ये मैसेज यहाँ से निकल जाएगा। अगली बारी आएगी, ये मैसेज मान लो यहाँ पे चला जाएगा, किसी भी वर्कर के पास जा सकता है, ये रैंडम होता है, ठीक है? और वो एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कंट्रोल है क्यू के पास, आपके पास कंट्रोल नहीं है, ठीक है? इतनी बात हमें समझ में आती है, ये हो गया हमारा पुश बेस्ड क्यूज़ कि जो भी मैसेज है, क्यू ऑटोमैटिकली वो सारा पुश कर देगी वर्कर्स के पास, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये हो गई हमारी पुश बेस्ड क्यूज़। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल आपका है रैबिट एमक्यू, ठीक है? आप कहो तो मैं इसे खोल के भी दिखा देता हूँ। ये देखो, रैबिट एमक्यू की वेबसाइट कुछ ऐसी दिखती है। ये होता है आपका रैबिट एमक्यू, यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? वापस चलते हैं। अब हमारी नेक्स्ट बात आती है पुल बेस्ड क्यूज़ की। चलो, पुल में बात करते हैं। सबसे पहले तो नॉर्मल चीज़, एक हमारे पास क्यू है, यहाँ पे है प्रोड्यूसर और इधर है हमारे वर्कर्स। क्यू में कुछ मैसेजेस आए। अब मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आपको सोचना है इन वर्कर्स के है ना? तो आपको हमेशा ये याद रहेगा, वर्कर्स के पर्सपेक्टिव से पुल हो रहा है, यानी कि
अब रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी आपके पास है। देखो, ये वर्कर्स क्या हैं? ये वर्कर्स आप क्यूए थर्ड पार्टी सर्विस है, लेकिन प्रोड्यूसर और वर्कर्स ये जो सर्विस है ना, ये आप खुद डिज़ाइन करते हो, ठीक है? ये जो सर्वर्स हैं, ये खुद आप डिज़ाइन करते हो। सर्वर क्या डिज़ाइन करोगे, सर्वर पे जो कोड है, वो डिज़ाइन करते हो, ठीक है? तो यानी कि यहाँ पे यू हैव ऑल द कंट्रोल। तो यहाँ पे कंट्रोल सारा आपके पास है। अब होगा क्या? अब क्यू में मैसेज पड़े हैं और क्यू में मैसेज हमेशा पड़े रहेंगे। क्यू मैसेज नहीं भेजेगा आपको कभी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि आप क्यू को एक रिक्वेस्ट मारो, क्यू से पूछो क्या तुम्हारे पास मैसेज हैं? मैसेज हैं तो एक मैसेज उसका उठा लो, ठीक है? जो भी सबसे पहले पड़ा है वो वाला मैसेज उसका उठा लो। तो अब आप क्या करोगे? आप वर्कर हो, आप क्यू से पूछोगे कि मैसेज पड़ा है? हाँ भैया पड़ा है। तो ये मैसेज उठ के आ जाएगा आपके पास, आप इसे एग्ज़ीक्यूट करा दोगे और ये मैसेज यहाँ से हो जाएगा डिलीट। ठीक है? ये बात समझ में आती है। ठीक है, ये एकदम बढ़िया है। तो पुश में क्या था? क्यू मैसेज भेज रही थी, पुल में क्या है? हमें क्यू से मैसेज उठाना है। पुश में हमें कुछ नहीं करना था, हम आइडियल बैठे थे, हमारे पास मैसेज अपने आप आ जाएगा। पुल में हम मैसेज उठाएँगे, क्यू आइडियल बैठा है। तो यहाँ पे कंट्रोल है आपके पास। अब देखो, ये जो बात है ना यू हैव ऑल द कंट्रोल, ये इसका बेनिफिट भी है और यही इसका नुकसान भी है। अब एक-एक करके बात करते हैं बहुत डिटेल में। सबसे पहला इश्यू डीडुप्लिकेशन का। सबसे पहला इश्यू है डीडुप्लिकेशन का। अब हो क्या रहा है? होता क्या है कि ये मैसेज ना यहाँ से डायरेक्टली नहीं हटता है। ये मैसेज पहले गया इसके पास, ये जब एक्नॉलेज कर देगा कि हाँ एग्ज़ीक्यूट हो गया है, तब ये मैसेज यहाँ से क्यू में से डिलीट होता है। अब लेकिन सारा कंट्रोल आपके पास है, क्यू कुछ नहीं कर रहा है। तो आपने मैसेज ये यहाँ से उठा लिया, ये मैसेज अभी यहाँ पे पड़ा है, एग्ज़ीक्यूशन पूरा नहीं हुआ। उसी समय किसी और वर्कर ने भी ये मैसेज यहाँ से अगर उठा लिया, तो 2 वर्कर्स सेम मैसेज एग्ज़ीक्यूट कर रहे होंगे, तो यहाँ डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो ये हमें डुप्लीकेशन रोकना है ना? पुश के केस में ये करना आसान था क्योंकि ये काम क्यू ही मैनेज कर लेता था क्योंकि क्यू पे ही सारा कंट्रोल था। अब कंट्रोल है हमारे पास, अब आपको इसके लिए स्पेसिफिकली कोड लिखना पड़ेगा कि आपको डुप्लीकेशन रोकना है, ठीक है? कुछ ऐसा कर सकते हैं कि मान लो हमने एक रेडिस ले लिया या कोई भी स्टोरेज ले लिया, रेडिस में एक एग्ज़ाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। अब इन सारे मैसेजेस की है आईडी, इसकी है 1, इसकी है 2, इसकी है 3, इसकी है 4। जैसे ही 1 मैसेज वर्कर के पास गया, वर्कर ने क्या किया, इस रेडिस पे 1 मैसेज पे लॉक लगा दिया कि 1 वाला जो मैसेज है वो हम ही एग्ज़ीक्यूट करेंगे। अब जब भी कोई दूसरा वर्कर इस मैसेज को उठाने जाएगा तो वो नहीं उठा पाएगा, उठा सकता है लेकिन एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाएगा क्योंकि उस मैसेज पे पहले से लॉक लगा हुआ है, ठीक है? तो उसे मजबूरन दूसरा मैसेज उठाना पड़ेगा। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन वही बात है, कोड आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है? अब ये आप लॉक लगाओ या फिर और भी कुछ करो, ये बस एक अप्रोच मैंने बताई है, आप और भी कुछ कर सकते हो। अब दूसरी चीज़, मान लो कि आपने पहला मैसेज चलो हो गया है, अब मान लो सेकंड मैसेज गया वर्कर 2 के पास, ठीक है? सेकंड मैसेज गया वर्कर 2 के पास, कुछ तो वर्कर 2 में अनहोनी हुई कि ये मैसेज एग्ज़ीक्यूट नहीं हो पाया। अब ये मैसेज एग्ज़ीक्यूट नहीं हो पाया, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इस मैसेज को रिट्राई कैसे करेंगे? क्या हम इस मैसेज को वापस यहाँ सबसे पीछे लगा देंगे या क्या करेंगे? इसका लॉजिक भी तो हमें सोचना पड़ेगा। एक कोई रिट्राई मैकेनिज़्म भी तो होना चाहिए कि अगर कोई मैसेज एग्ज़ीक्यूट नहीं हो पाया है, तो उस केस में क्या होगा? हम या तो यहाँ इसे पीछे लगा सकते हैं, या तो हम यहाँ पे एक डेड लेटर क्यू बना देंगे, जिसमें होगा क्या कि जो भी मैसेज हमारे एग्ज़ीक्यूट नहीं हो पाए हैं, वो सारे मैसेज जाएँगे यहाँ पर। वो मैसेज यहाँ से तो हट गया है, लेकिन वो चला गया यहाँ पर और ये सारे वर्कर्स भी इस क्यू से कनेक्टेड हैं, तो अब यहाँ से वो मैसेज उठ जाएगा। तो अब हम ये डेड लेटर क्यू बनाएँगे या फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे? ये हमें सोचना पड़ेगा, ये एक सोचने वाली बात है। तो यानी कि रिट्राई मैकेनिज़्म भी कैसे होने वाला है? रिट्राई मैकेनिज़्म क्या होगा? क्या हम डेड लेटर क्यू बनाएँगे? डेड लेटर क्यू मैं पूरा लिख देता हूँ, क्यू। मान लो ये जो मैसेजेस हैं, ये लेटर्स हैं, कुछ पोस्ट ऑफिस की तरह और कोई एक लेटर हमारा डेड हो गया, तो हमने वो अलग जगह स्टोर कर दिया, तो उसे डेड लेटर क्यू बोल दिया। तो यानी कि इसका कोड भी हमें खुद से लिखना पड़ेगा। अब ये सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें पुश में करना आसान है क्योंकि पुश में कंट्रोल है, क्यू के पास जो भी सर्विसेज़ किसी थर्ड पार्टी ने बनाई है, हम बस वो मेथड्स यूज़ कर लेंगे और वो कंट्रोल्स यूज़ कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे वो करना थोड़ा दिक्कत वाला काम है। लेकिन असली इंजीनियरिंग आप यहीं पर करोगे। लेकिन कंट्रोल आपके पास ज़्यादा है, तो ये क्यों डायनामिक ज़्यादा है। आप इसे अपने यूज़ केस के हिसाब से
मैनेज कर सकते हो, अपने यूज़ केस के हिसाब से आप कोड लिख सकते हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे ही तीसरी बात और करते हैं, तीसरी बात हमने शुरुआत में की थी कि हमने ईमेल सर्विस अगर सिंक्रोनस प्रोसेसिंग में लगा दी, तो रेट लिमिटिंग में वो फँस सकता है। रेट लिमिटिंग में वो फँस सकता है। जैसे मान लो अब ये वर्कर्स है ना, ये मान लो ईमेल सर्विस ही है पूरी। अब ये वर्कर्स हैं, ये आगे कनेक्टेड हैं किसी ईमेल सर्विस से, ठीक है? और मान लो इस क्यू में मैसेज पड़े हैं 25,000 25,000 मैसेजेस पड़े हैं इस क्यू में। लेकिन ईमेल सर्विस की तो यार रेट लिमिट है ना कि 20 ईमेल्स पर मिनट ही हम यूज़ करेंगे बस। 20 ईमेल पर मिनट ही हम भेजेंगे। तो क्या करेंगे? तो यार ये लॉजिक आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपकी आगे वाली सर्विस जो आप फाइनली यूज़ कर रहे हो, अगर उसमें रेट लिमिटिंग है, तो मैसेज भी आप रेट लिमिटेड ही उठाओगे। अब चाहे पुल क्यू की बात हो या फिर पुश क्यू की बात हो, आपको अपने कोड में ये मैनेज करना पड़ेगा कि 1 मिनट के अंदर भैया तुम्हें 20 मैसेज ही उठाने हैं क्यू में से। भले ही क्यू में कितने भी पड़े हैं, लेकिन 1 मिनट में तुम टोटल 20 सारे वर्कर्स मिलके 20 मैसेज ही उठाओगे, ठीक है? और जब आप 1 मिनट के अंदर 20 मैसेज उठा लोगे, उसके बाद आपको 1 मिनट के लिए सो जाना है। 1 मिनट के लिए वेट करना है, उसके बाद आप दूसरे मैसेज उठाओगे, ताकि आगे वाली सर्विस ब्रेक ना हो जाए, रेट लिमिटिंग ब्रेक ना हो हमारी, ठीक है? अब बात समझ में आती है। ये आपने रेट लिमिटिंग लगा दी। आई होप आप अभी तक ये सब कुछ समझ चुके होंगे कि पुश क्यू क्या है, पुल क्यू क्या है, डीडुप्लिकेशन, रिट्राई मैकेनिज़्म, डेड लेटर क्यू, रेट लिमिटिंग, ये सब आपको समझ में आ चुका होगा। इन शॉर्ट आप ये तो समझ ही गए होंगे कि एक क्यू में सिर्फ़ प्रोड्यूसर या फिर सिर्फ़ कंज़्यूमर, सिर्फ़ वर्कर्स, सिर्फ़ इतना आसान नहीं होता है क्यू, ठीक है? अब हमने रेट लिमिट लगाई। अब रेट लिमिट से ना एक और नई प्रॉब्लम निकल के आती है और वो प्रॉब्लम है स्टारवेशन की। बड़े ध्यान से सुनना, एक बार पहले पूरा डायग्राम बना लेते हैं। अब ध्यान से सुनो, हमने लगा दी है रेट लिमिटिंग, हमने कह दिया है कि हम सिर्फ़ 1 मिनट के अंदर 20 मैसेजेस ही उठाएँगे। अब मान लो कि आपके सिस्टम पे आ गया है बहुत सारा ट्रैफ़िक, बहुत सारा ट्रैफ़िक आ गया है तो आपके मैसेज क्यू के अंदर बहुत सारे मैसेज इकट्ठे हो गए हैं। आप मान लो कि अप्रॉक्सिमेटली 10,000 मैसेज इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है? क्यू होती है डायनामिक, जितने मैसेज आते रहेंगे क्यू की साइज़ बढ़ती रहेगी। अब लेकिन वर्कर उठाएगा सिर्फ़ 20 मैसेजेस क्योंकि रेट लिमिटिंग लगी है 20 मैसेजेस की। तो 20 मैसेजेस उठ गए, फिर 1 मिनट का वेट, फिर 20 मैसेजेस उठ गए, फिर 1 मिनट का वेट। ऐसे जो सबसे आखिरी जो 10,000 वाला मैसेज होगा, वो तो यार स्टारवेशन में चला जाएगा, वो तो भूखा रह जाएगा कि भाई उसकी तो बारी पता नहीं कितनी लेट आएगी। उससे पहले इतने मैसेज उठाने हैं और उनमें भी 1-1 मिनट का वेट है क्योंकि रेट लिमिटिंग लगी है। तो यानी कि जो लास्ट मैसेज है उसे तो बहुत ज़्यादा टाइम लेना पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा उसमें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे स्टारवेशन आ गया। अब ऐसा तो है नहीं कि जो 10,000 हमारा यूज़र है, उसने साइन अप किया और उसे कन्फर्मेशन का ईमेल आ रहा है 4-5 दिन बाद। ये भी तो एक सही सिस्टम डिज़ाइन नहीं है ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे? ये एक प्रॉब्लम है। तो देखो इस केस में क्या होगा? अब इस केस में हमें यूज़ करना पड़ेगा कुछ पैरेलल प्रोसेसिंग। बात समझ में आती है? देखो क्या होगा, सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे कि हम वर्कर्स की संख्या बढ़ा देंगे, ठीक है? अब देखो रेट लिमिटिंग जो लगी है वो एक वर्कर पे लगी है। अब जिस समय इसने रिक्वेस्ट उठाई है, उसी समय जिस समय ये एग्ज़ीक्यूट कर रहा होगा उन रिक्वेस्ट को, उसी समय ये वाला वर्कर भी रिक्वेस्ट उठा सकता है, ये वाला भी उठा सकता है, ये वाला भी उठा सकता है। सबसे पहला काम, हम वर्कर्स की संख्या बढ़ाएँगे ताकि मैसेज जल्दी उठ पाएँ, जल्दी एग्ज़ीक्यूट हो पाएँ। दूसरी बात, हम ना अपने मैसेज क्यू को भी पार्टिशनिंग में कर सकते हैं, अपने मैसेज क्यूज़ की भी पार्टिशनिंग कर सकते हैं। जैसे अभी है सिर्फ़ 1 क्यू, हम कर देते हैं यहाँ पे 3 क्यूज़, ठीक है? अब प्रोड्यूसर इसमें भी मैसेज डालेगा, इसमें भी डालेगा और इसमें भी डालेगा। तो होगा कुछ ऐसा कि अब देखो वर्कर्स भी ज़्यादा हैं बहुत सारे, वर्कर्स ही बहुत सारे हैं हमारे पास, ठीक है? तो अब इसमें क्या होगा? देखो वर्कर्स पहले से ही ज़्यादा हैं यानी कि हमारे मैसेज एग्ज़ीक्यूट करने की कैपेसिटी कैपेसिटी इनफ़ है। अब होगा क्या? यहाँ पे हमने डाल दिए 1 से लेकर कुछ 2,500 मैसेजेस, यहाँ पे फिर 2,500 1 से लेकर कुछ मैसेजेस, यहाँ पे कुछ मैसेजेस। अब जब यहाँ पर भी होंगे, यहाँ पर भी होंगे, तो अब पैरेलली इन तीनों से मैसेज उठ पाएँगे। तो पैरेलल प्रोसेसिंग हमने थोड़ी और बढ़ा दी, ठीक है? तो हमने यहाँ पे स्टारवेशन से बचने के लिए हमने 2 काम किए। पहला, वर्कर्स की संख्या बढ़ा दो। दूसरा, अपने मैसेज क्यूज़ की भी पार्टिशनिंग कर दो, शार्डिंग कर दो एक तरह से, है ना? ये बात हमें समझ में आती है। अगर आपको ये पार्टिशनिंग, शार्डिंग वाला लॉजिक अगर थोड़ा समझ में नहीं आया है, ये पैरेलल प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, तो इसी प्लेलिस्ट में मैंने एक शार्डिंग के ऊपर
स्पेसिफिकली एक लेक्चर बनाया है, आप वो जाके देख सकते हो। ठीक है, तो अब ये स्टारवेशन वाला जो इशू था, ये सॉल्व हो चुका है। अब एक और इशू है यहाँ पे, ध्यान से सुनना। अब मान लो कि आपकी क्यू के अंदर कुछ 5 मैसेजेस पड़े हैं और वो 5 मैसेज ऐसे हैं कि आपको इन्हें इन्हीं ऑर्डर में एग्ज़ीक्यूट कराना है, ठीक है? पहले पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ये पूरा अपने आप में एक एसिंक्रोनस टास्क है, लेकिन एसिंक्रोनस टास्क के अंदर जो सब टास्क हैं, वो सारे सिंक्रोनस हैं। ऐसा कुछ यूज़ केस आपके पास जाके फँस गया है। तो क्या रियल वर्ल्ड में ऐसा होगा? देखो, पहला मैसेज चला गया चलो पहले के पास, ठीक है? दूसरा मैसेज भी चला गया इसके पास, ठीक है? इसकी कैपेसिटी हो गई फुल, तीसरा मैसेज चला गया इसके पास, चौथा मैसेज भी चला गया इसके पास, फिर 5वां मैसेज चला गया इसके पास। ये रैंडम भी जा सकते हैं मैसेज वर्कर्स के पास, लेकिन मैंने कहा चलो कि इस पैटर्न में चले भी गए अगर मैसेज, अब इन सारे वर्कर्स में ये भी तो अपने आप में सर्वर हैं। सर्वर की भी तो कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी, कोई फ़ास्ट प्रोसेसिंग करेगा, कोई स्लो करेगा, ठीक है? सबसे पहले आपका फर्स्ट मैसेज हो गया, उतनी देर में इसने तीसरा मैसेज भी कर दिया और चौथा मैसेज भी कर दिया, ठीक है? अब आपके पास पहले पहला हो चुका है, फिर तीसरा हो चुका है, फिर चौथा हो चुका है। उतनी देर में इसने सेकंड एग्ज़ीक्यूट किया, फिर इसने 5 एग्ज़ीक्यूट किया। तो अब यहाँ पे सेकंड है, 5 है। तो अगर आप अल्टीमेट आउटपुट देखो, तो ये तो ऑर्डर आपका बिगड़ गया। ये तो ऑर्डर आपका बिगड़ गया ना। अब यहाँ पे हुआ कुछ ऐसा कि सबसे पहले यूज़र हो गया लॉगिन, ठीक है? फिर जाना था कन्फर्मेशन मेल गया नहीं, लेकिन आपने यूज़र से कहा कि फीडबैक दे दो भैया। अब फीडबैक के बाद आपका मैसेज आ रहा है कि भैया थैंक यू फॉर शॉपिंग, और उसके बाद आ रहा है कि आपके पास डिस्काउंट है, और फिर आपका बीच में आ गया कि थैंक यू फॉर लॉगिन, कन्फर्मेशन आ गया, वेलकम मेल आ गया। तो यूज़र तो भाई पगला जाएगा कि भाई ये कैसे ईमेल्स आ रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो आपको ऑर्डर भी मेंटेन करके रखना है। अब ये ऑर्डर हम इन मैसेज क्यूज़ में, हमारा ये पुश बेस्ड हो जाए, चाहे पुल बेस्ड हो जाए, हम इसमें नहीं करके रख सकते हैं, इसमें इतना नहीं है। अब इस सिनेरियो को, ये बहुत ही फेमस सिनेरियो है ऑर्डरिंग वाला, इस सिनेरियो को बहुत ही बखूबी सॉल्व करता है काफ़का। आपने नाम सुना भी होगा शायद, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ। काफ़का भी एक तरह का मैसेज क्यू है जो कि हाई थ्रूपुट ऑर्डरिंग और रियल टाइम कम्युनिकेशन वाली चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। अब काफ़का में हमारा लॉजिक आता है ना, ग्रुप्स एंड पार्टिशनिंग वाला, कीज़ एंड ग्रुप्स एंड पार्टिशनिंग वाला। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसा करते हैं कि मान लो हमारे पास क्यू है, हमारे पास वर्कर है वर्कर 1, और हमारे पास वर्कर 1 और है हमारे पास एक वर्कर 2, और यहाँ पे हमारे पास मैसेजेस पड़े हैं काफ़ी सारे मैसेजेस हैं हमारे पास, ठीक है? अब हम इन्हें क्या करेंगे, हम इन मैसेजेस में ना कीज़ लगा देते हैं। मान लो ये मैसेज है यूज़र 1 का, तो ये यूज़र 1 का पहला मैसेज तो हम 1.1 बोल दिया, इसे 1.2 बोल दिया। अब मान लो यूज़र 2 का मैसेज आ गया है, तो इसे हमने 2.1 बोल दिया। अब ये है 1.3, ये है 2.2, ऐसा ही कुछ। तो जब भी हम देखेंगे कि जो ये तो हमारा फर्स्ट की वाला मैसेज है, तो ये हमेशा जाएगा वर्कर 1 पे। सबसे पहले इस पे जाएगा 1.1, फिर हमें 1.2 दिखा तो उसके बाद इस पे जाएगा 1.2, फिर हमें दिखा 2.1, तो वो हमने बाउंड कर दिया कि वो यहीं पे जाएगा वर्कर 2 पे। 2 वाले सारे मैसेज वर्कर 2 पे, 1.3 फिर से यहाँ पे, और 2.2 फिर से यहाँ पे। तो अब देख रहे हो आप, कुछ ये ना ऑर्डर देखो मेंटेन होता हुआ हमें दिख रहा है। ये ऑर्डर में मेंटेन होता हुआ दिख रहा है। तो यही बात थी। ये जो ऑर्डरिंग वाला इश्यू है ना, ये भी नॉर्मल क्यूज़ इतना सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं, जितना अच्छे से काफ़्का मैनेज कर देता है। तो काफ़्का जनरली हम इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? तो अभी तक देखो कितनी प्रॉब्लम्स की बात हो चुकी है यहाँ पे। लो लेवल डिज़ाइन चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स की बात हो चुकी है। हमने डीडुप्लिकेशन देखा, हमने रिट्राई मैकेनिज़्म देखा, डेड लेटर क्यू देखा, रेट लिमिटिंग देखी, स्टारवेशन देखा, और यहाँ पे ये हमने ऑर्डरिंग भी देख लिया। अब एक और इश्यू आता है। अब हमारे पास एक छोटा-सा इश्यू और निकल के आता है, जिसे हम बोलते हैं बैक ऑफ मैकेनिज़्म। ये इश्यू नहीं है, ये तो कॉन्सेप्ट का नाम है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस हुआ ये समझाता हूँ आपको। देखो पुल बेस्ड क्यूज़ में क्या हो रहा था? पुल बेस्ड क्यूज़ में क्या हो रहा था? पुल बेस्ड क्यू में क्या होता है, ये वर्कर हमेशा मैसेज क्यू से पूछता है, क्या आपके पास मैसेज है? अगर मैसेज है तो ये मैसेज पुल कर लेता है उस क्यू में से। अब ये बात ध्यान से सुनो, ये वर्कर पूछता है, यानी कि ये वर्कर पिंग करता है। तो आप देखो होगा क्या? अब मान लो ये है हमारी मैसेज क्यू, ये है हमारा वर्कर 1, ये है हमारा वर्कर 2। मैसेज क्यू है खाली। हर 1 मिनट में इसने रिक्वेस्ट की
क्यू खाली है। हर 1 मिनट में इसने रिक्वेस्ट की, क्यू खाली है। फिर 1 मिनट वेट किया, फिर रिक्वेस्ट किया, क्यू खाली है। अब आप ये सोचो कि मान लो अगर 10 मिनट तक कोई मैसेज नहीं आता है क्यू में, तब भी हमारी 10 रिक्वेस्ट्स बर्बाद जा रही हैं, फ़ेल जा रही हैं, और जब भी रिक्वेस्ट हमारी फ़ेल जा रही हैं, बर्बाद जा रही हैं, मीनिंगलेस हैं, तो यार ये एक बहुत बड़ा इश्यू होता है, क्योंकि सर्वर कॉस्ट भी बढ़ रही होती है और कॉल्स भी बढ़ा रहे होते हैं, ये एक अच्छी बात नहीं होती है। तो किसी तरह से हमें इन कॉल्स को बचाना होगा। तो हम यहाँ पे लगाएँगे एक बैक ऑफ मैकेनिज़्म। ये कोड भी आपको खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि ये पुल बेस्ड क्यू है। हम क्या कहेंगे कि आप एक रिक्वेस्ट भेजो, फिर 1 मिनट का वेट करो, फिर एक रिक्वेस्ट भेजो। देखो, हमने पहले रिक्वेस्ट भेजी, कुछ नहीं मिला, फिर हमने 1 मिनट का वेट किया, फिर हमने रिक्वेस्ट भेजी, कुछ नहीं मिला। अब हम कह देंगे कि अगर 2 चांसेस हो चुके हैं और आपको कुछ नहीं मिला है, तो अब 1 मिनट नहीं, अब आप वेट करो 5 मिनट, फिर एक रिक्वेस्ट भेजो, फिर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, अब वेट करो 10 मिनट, फिर एक रिक्वेस्ट भेजो, फिर कुछ नहीं मिल रहा है, अब वेट कर लो आप सीधे-सीधे 20 मिनट, फिर एक रिक्वेस्ट भेजो। और अगर अब आपको कुछ मिल जाता है, अब आपको देखो एक रिक्वेस्ट भेजी, आपको कुछ मिल गया, तो अब फिर से आपका जो टाइम इंटरवल है वो फिर से 1 मिनट पे आ जाना चाहिए। अब फिर से 1 मिनट बाद रिक्वेस्ट जाएगी, फिर 1 मिनट बाद रिक्वेस्ट जाएगी, फिर 5 मिनट बाद रिक्वेस्ट जाएगी, है ना? कुछ ऐसा। तो ये होता है बैक ऑफ मैकेनिज़्म कि आपको पहले कुछ नहीं मिला तो आपने अपना गैप बढ़ा दिया वेटिंग का। फिर आपको कुछ नहीं मिला तो आपने और गैप बढ़ा दिया। जैसे ही कुछ मिल गया तो आपने रीसेट कर दिया। यहाँ से फ़ायदा क्या हुआ? 1 मिनट में 1 रिक्वेस्ट गई। अब अगर हम बैक ऑफ मैकेनिज़्म ना लगाते, तो इस 5 मिनट में हम 5 रिक्वेस्ट भेज देते, ठीक है? तो हमने वो रिक्वेस्ट बचा ली। इस 10 मिनट में हम 10 रिक्वेस्ट भेज देते, यानी कि 9 एक्स्ट्रा भेज देते। हमने वो 9 बचा ली, हमने वो 4 यहाँ बचा ली, हमने वो 19 यहाँ बचा ली। तो बैक ऑफ मैकेनिज़्म से हम अपनी रिक्वेस्ट की संख्या बढ़ा सकते हैं, ठीक है? हो सकता है कि थोड़ा-सा स्टेल डेटा कभी न कभी यूज़र को मिले। हो सकता है कि किसी ऐसे टाइम पे मैसेज आ जाए कि हम उस टाइम वेटिंग पीरियड में हैं। मान लो कि हम 20 मिनट के वेटिंग पीरियड में हैं और बीच में एक मैसेज आ गया। अब वेटिंग पीरियड है तो वेटिंग पीरियड हम पूरा ही करेंगे। तो उस समय उस मैसेज को क्यू में वेट करना पड़ेगा। लेकिन हमने कॉस्ट बचा ली, हमने सर्वर पे रिक्वेस्ट बचा ली, हमने ये सब चीज़ें बचा ली। तो यहाँ हमें फ़ायदा हो गया ये बैक ऑफ मैकेनिज़्म। तो देखो, क्यूज़ आपको लग सकता था कि ये एक बहुत छोटी-सी चीज़ है कि क्यू है, फीफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले मैसेज आएगा, पहले एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा, सब कुछ ऐसे बढ़िया चलता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यूज़ काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक है। जितना कुछ मैं क्यूज़ में बता सकता था, उतना मैंने बताया, थोड़ा हाई लेवल, थोड़ा डिटेल्ड भी डिस्कशन किया है इसमें। अब हमने इसमें पुश बेस्ड क्यू देख ली है, पुल बेस्ड क्यू देख लिया है, यहाँ पे हमने रेट लिमिटिंग की बात कर ली, यहाँ पे हमने डीडुप्लिकेशन, रिट्राई मैकेनिज़्म, डेड लेटर क्यू, रेट लिमिटिंग, स्टारवेशन, पैरेलल प्रोसेसिंग, ऑर्डरिंग, कैसे काफ़का काम करता है, बैक ऑफ मैकेनिज़्म क्या है, हमने इन सारी चीज़ों की बात कर ली, जो भी पॉसिबल हो सकता है क्यूज़ के अंदर। ये क्यूज़ जो है ना, ये एक बहुत अच्छा इंजीनियरिंग टॉपिक है। यहाँ पे बहुत अच्छी इंजीनियरिंग की जा सकती है, आपका लॉजिक बहुत अच्छा लिखा जा सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है। मेरी मानो तो पुल बेस्ड क्यूज़ ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लॉजिक आपके हाथ में है, कंट्रोल आपके हाथ में है। अगर स्किल का इश्यू नहीं है, अगर नॉलेज का इश्यू नहीं है, तो आपको पुल बेस्ड क्यू ही यूज़ करनी चाहिए। और अगर ऐसा कोई इश्यू है भी, तो ये वीडियो देखो, ध्यान से समझो कि क्या-क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें लगा सकते हैं, थोड़ी रिसर्च करो और पुल बेस्ड क्यूज़ यूज़ करो। अब पुल बेस्ड क्यूज़ का एग्ज़ाम्पल क्या-क्या हो सकता है? जैसे एक है बुल एमक्यू। बुल एमक्यू हमारा एक हो सकता है पुल बेस्ड में। अमेज़न एसक्यूएस, सिंपल क्यू सर्विस, ये भी पुल बेस्ड है। बुल एमक्यू थोड़ा आसान है क्योंकि इसका एब्स्ट्रैक्शन अच्छा है। एसक्यूएस पूरा रॉ है, तो उसमें सब कुछ आपको खुद से करना पड़ेगा। तो यार ये पूरा लेक्चर था क्यूज़ के बारे में। आई होप अभी तक आपने क्यूज़ को मास्टर कर लिया होगा। एट लीस्ट सिस्टम डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही डिटेल सिस्टम डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स को अगर जानना है तो कोड स्कूल बाय ऋषभ को फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।